वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 5 जुलाई 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, एडिटोरियल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। आज सुमित सर प्रेजेंट नहीं है, तो ये सेशन मैं ले रहा हूं। इसके बाद ये सेशन सर ही कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज के आर्टिकल्स देख लेते हैं। आज 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो हमें कवर करने हैं। पहला आर्टिकल मल्टीलैटरलिज्म के बारे में है। राइटर का ये कहना है कि जो मल्टीलैटरल अरेंजमेंट्स हैं वो अब काम के नहीं रह गए हैं। बायलैटरल एफर्ट से ही इंडिया को ज्यादा फायदा होगा। यहाँ पे स्पेशल फोकस ब्रिक्स और G7 पे है। जो दूसरा आर्टिकल है वो डायरेक्ट न्यूट्रिशनल इंटरवेंशंस के बारे में है। यहाँ पे ये बताया गया है कि वैसे तो सरकार ने बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं, लेकिन फिर भी लैक्टेटिंग मदर्स और इन्फेंट्स के लिए सरकार को और प्रयास करने होंगे ताकि उनकी न्यूट्रिशनल नीड को पूरा किया जा सके। यहाँ पे तीसरा आर्टिकल ड्राफ्ट ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के बारे में है। इसमें दिए गए कुछ प्रावधानों को क्रिटिसाइज किया गया है कि उन्हें हम इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। जबकि जो चौथा आर्टिकल है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का, वो बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है, द नीड फॉर स्पेस सस्टेनेबिलिटी। यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे, इंडिया का स्टैंड मिलेगा। तो ये आर्टिकल आई विल से कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले आर्टिकल के साथ, दैट इज अ काओटिक वर्ल्ड, द पेरिल्स ऑफ मल्टीलैटरलिज्म। आप इस टॉपिक को जीएस पेपर 2 के इस पार्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि हमने पहले भी बात की कि जो राइटर है उनका मेन फोकस इस बात पर है कि जो मल्टीलैटरल अरेंजमेंट है वो अब बहुत बढ़िया कारगर नहीं रह गया है, बल्कि जो बायलैटरल एफर्ट्स हैं उनसे ज्यादा फायदा होगा। तो इस बात को आप दिमाग में रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो भी मल्टीलैटरल अरेंजमेंट है, चाहे वो ब्रिक्स का है चाहे G7 का है, उसे राइटर क्रिटिसाइज करेंगे और बताएंगे कि कैसे बायलैटरल एफर्ट्स से ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ये की है, ये दिमाग में रहेगी तो आर्टिकल बढ़िया समझ में आएगा। देखिए, क्वाड समिट हो जाए, उसके बाद ब्रिक्स समिट हो जाए, फिर G7 समिट हो जाए, बैक टू बैक, ये तो किसी भी स्टेट्समैन का ड्रीम होगा कि आप एक के बाद एक समिट्स का हिस्सा बन रहे हैं। इन समिट्स में वर्ल्ड लीडर्स को आइडियाज को एक्सचेंज करने का मौका मिलता है, उन्हें एक कॉमन ग्राउंड मिलता है कि बर्निंग इश्यूज पर वो बातचीत कर सकें, अपनी पॉलिसीज को रीफ्रेम कर सकें और डिप्लोमेसी को सेंटर में रख के बातचीत कर सकें। लेकिन 21st सेंचुरी के पिछले 2 दशक जो बीते हैं, बहुत वोलेटिलिटी रही है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। इन दैट केस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं या ग्रुपिंग्स हैं, उनसे हमें पीस बिल्ड करने में बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। कलेक्टिव बार्गेनिंग से बात नहीं बनेगी, क्योंकि हर देश के पास अपने क्लोज कार्ड्स हैं जिसे वो अपने सीने से चिपका के रखते हैं, दिखाते नहीं हैं, और हमेशा इस बात की कोशिश करते हैं कि वो पोजीशन ऑफ एडवांटेज में रहें। वैसे भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक बात कही जाती है, देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड्स और फो इन इंटरनेशनल रिलेशंस। व्हाट इज परमानेंट इज नेशनल इंटरेस्ट। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कोई भी स्थायी मित्र अथवा शत्रु नहीं होता। जो स्थायी है वो राष्ट्रीय हित है और सभी देश इसी को फॉलो करते हैं। इन दैट केस अगर आप कोई मल्टीलैटरल अरेंजमेंट करते भी हो तो उसका कुछ खास फायदा होगा नहीं। ये जो ज्वाइंट स्टेटमेंट्स आते हैं किसी भी समिट के बाद, बातचीत के बाद, वो ऐसा लगता है कि हर देश की अलग अलग बातें हैं जिन्हें इकट्ठा बोला जा रहा है। उसमें कोई पॉलिटिकल ग्लू नहीं होता। ऐसा नहीं लगता कि ये सभी की बातें हैं, सभी अपनी अपनी बातें उसमें ऐड कर देते हैं। कोई ईस्ट की ओर बात कर रहा है तो कोई वेस्ट की ओर बात कर रहा है। इनफैक्ट बायलैटरल एंगेजमेंट ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे। अगर हम हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो हमेशा इससे ज्यादा फायदा हुआ है, ये राइटर का ओपिनियन है। यहां पर अब बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में। 14th वर्चुअल समिट हुई ब्रिक्स की 23-24 जून को चाइना में। चाइना ने जब इसे होस्ट किया तो उसने इस पूरी ग्रुपिंग को हाईजैक करने जैसा प्लान बनाया। उनका जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर ब्लूप्रिंट है उसे ही इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई इस ब्रिक्स की समिट में। ब्रिक्स कभी से कोई एक पॉलिटिकल ग्रुपिंग नहीं थी। जब इसकी शुरुआत की गई ब्रिक के रूप में 2001 में, जो गोल्डमैन सैक्स के इकोनॉमिस्ट थे जिम ओनेल, इन्होंने जब इस शब्दावली को, इस वॉकेब को पिक किया, ब्रिक, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, बाद में इसमें साउथ अफ्रीका ने खुद को ऐड किया, तो इसका फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ये था कि एक इकोनॉमिक ग्रुपिंग होगी। 2050 तक ये देश ग्लोबल ग्रोथ को डोमिनेट कर जाएंगे। लेकिन धीमे धीमे इसका एजेंडा भी पॉलिटिकल होता चला गया। ग्रुप का जो कॉम्पोजिशन है वो अपने आप में बड़ा कॉन्ट्रोडिक्टरी है। वर्तमान में इसमें 5 देश हैं, जिनमें से 2 परमानेंट मेंबर्स हैं, रशिया और चाइना, और 3 एस्पायरेंट्स हैं, साउथ अफ्रीका, ब्राजील और इंडिया, जो चाहते हैं कि उन्हें परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए। ये तो बिल्कुल वैसे ही है कि आप एक खाने के ऊपर 2 कार्निवोर्स और 3 हर्बीवोर्स को एक साथ रख दें। अब यहां पर देखिए, जो ग्रुपिंग है उसने जो कोऑपरेशन की पॉसिबिलिटी है उसको एनहेंस करने की कोशिश की है,
ऑन द पॉइंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक जो बनाया गया ताकि डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव से यहां पर असिस्टेंस दे दिया जाए। ब्रिक्स कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, ये आईएमएफ की तर्ज पे काम करता है। अगर किसी कंट्री को बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस फेस करना पड़ा तो कॉन्टिजेंट रिजर्व में से पैसे दे दिए जाएंगे। और कई सारे अन्य सेक्टर्स में कोऑपरेशन के लिए भी ब्रिक्स ने काम करना शुरू किया। ये तो चलिए नोटवर्दी है। जो फंडामेंटल क्वेश्चन हमारे सामने आता है वो ये है कि जो 3 देश इसमें शामिल हैं जो परमानेंट मेंबरशिप चाहते हैं, चाइना की पोजीशन कभी भी उनके फेवर में नहीं रही है। चाइना हमेशा इस पोजीशन पे रहा है कि परमानेंट मेंबरशिप का एक्सपेंशन होना नहीं चाहिए। और रशिया का जो सपोर्ट रहा है इंडिया को लेकर, फंडामेंटली वो चाहते थे कि इंडिया को परमानेंट सीट मिल जाए, लेकिन धीमे धीमे वो भी डाइल्यूट होता चला गया। बेस्ट टाइम्स में भी जो ब्रिक्स की पार्टनरशिप है उसने कभी भी, ये 2 देश जो हैं रशिया और चाइना, इन्होंने बाकी के 3 देशों का समर्थन कभी किया नहीं है। जैसे आप ईयू को देखो तो ईयू एकदम एक एंटिटी की तरह काम करता है। ईयू के इंटरेस्ट हैं, ये ईयू की बातचीत चल रही है, यूरोपियन यूनियन की बातचीत चल रही है। ऐसा कभी आपको ब्रिक्स में देखने को नहीं मिलेगा कि भाई हम ब्रिक्स के मेंबर्स हैं, ये हमारे इंटरेस्ट में है, ये ब्रिक्स के इंटरेस्ट में है इसलिए आप इसको करिए। ऐसी कभी बातचीत ब्रिक्स में नहीं होती। मतलब ये 5 देश एक साथ है तो जरूर, लेकिन सब अपनी अपनी बातें करते हैं और अलग अलग बातें करते हैं। ट्रीटीज, एग्रीमेंट्स और प्रोसीजर्स जरूरी है कि हम इन्हें एक बार फिर से संज्ञान में लें, रीराइट करें ताकि ये देश आपस में फर्दर बढ़िया से कोऑपरेट कर सकें। आप एक पॉइंट देखिए, इंडिया के ऊपर अक्सर ऐसा आरोप लगता है कि इंडिया असर्ट कर नहीं पाता। पाकिस्तान को जब भी मौका मिलेगा, सार्क में जब भी उसे पास्ट में मौका मिला, उसने कश्मीर के मुद्दे को रेस किया। वो हर इंटरनेशनल फोरम पे जाके कश्मीर के इशू को रेस करता है और इंडिया के अगेंस्ट में ओपिनियन शेप करने की कोशिश करता है। अभी आपको पता होगा कि G20 की समिट को होस्ट करने वाला है इंडिया, तो इंडिया ने इसकी कुछ मीटिंग्स जम्मू एंड कश्मीर में रखी हैं। चाइना ने अपने रिजर्वेशंस अभी से दिखा दिए कि अगर ऐसी कोई मीटिंग्स होती हैं जम्मू एंड कश्मीर में तो वो एक विवादित टेरिटरी है, देन देयर इज पॉसिबिलिटी कि हम उन मीटिंग्स को पार्टिसिपेट करें ही ना। इंडिया ऐसा कभी नहीं करता, मतलब पाकिस्तान ये फ्रिक्वेंटली करता है। इवन चाइना ने भी अपने कंसर्न रेज कर दिए कि हम तो नहीं जाने वाले, लेकिन इंडिया, चाइना में मीटिंग हो रही है तो हम बड़ी खुशी खुशी वहां पहुंच जाते हैं। हम अपने कहीं कोई रिजर्वेशंस नहीं दिखाते, कहीं कोई लेवरेज लेने की कोशिश नहीं करते, हम कहीं भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं करते कि भाई आप इस स्टैंड पर हमें थ्रेट कर रहे हो, आप गलवान घाटी में वायलेंस कर रहे हो, हमारी टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर रहे हो, हमारे रिजर्वेशन से हम नहीं आएंगे। ऐसा इंडिया कभी नहीं करता, जबकि इंडिया को एसर्ट करना चाहिए। इंडिया कभी भी कंसेशंस ड्रॉ नहीं कर पाता ऐसी मीटिंग्स में, जबकि बाकी के सभी देश कर लेते हैं। तो जो चेंजेस आ रहे हैं इसमें इंडिया को समझना होगा कि इंडिया अपने स्टैंड्स रेज कर सकता है। एकमात्र जस्टिफिकेशन जो इंडिया ने अटेंड किया वो ये था कि फ्यूचर के कोर्स में इंडो पैसिफिक रीजन में जो डायनेमिक्स बनेंगे, जो बातचीत होगी ब्रिक्स में, एटलीस्ट इंडिया उसका हिस्सा रहे। ऐसा ना हो कि इंडिया के बिना ही ये बातचीत हो जाए। जबकि समस्या की बात यह है कि चाइना और रशिया तो ये जो नॉमेनक्लेचर है इंडो पैसिफिक, इसी को एक्सेप्ट नहीं करते। उनका फोकस तो ज्यादा एशिया पैसिफिक पे रहता है। वो तो मानते ही नहीं कि ये पूरा इंडिया जो एरिया है जहां पर इंडिया सेंटर में होता है इंडो पैसिफिक, वो है भी, वो तो उसे एशिया पैसिफिक मानते हैं। तो फिर क्या मतलब ऐसी मीटिंग्स को पार्टिसिपेट करने का जहां पर इंडिया अपने लिवरेजेस गेन कर ही नहीं सकता। ब्रिक्स में 7500 वर्ड्स का एक ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज किया गया, जहां पर यह कोशिश की गई कि ब्रिक्स में नई रिलेशनशिप कैसे बिल्ड हो उसकी बातचीत की जाए। रशिया, उसके स्टैंड में ड्रामेटिक चेंज आ गया है फरवरी 2022 के बाद, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो। इसका रीजन बताने की आवश्यकता नहीं, आपको पता है यूक्रेन से जब से रशिया युद्ध में गया है उसके बाद उसका स्टैंड बिल्कुल से चेंज हो गया है। ना तो सोवियत यूनियन और ना ही रशिया ने कभी भी चाइना के अगेंस्ट में इंडिया को सपोर्ट किया है। 1962 के वॉर में भी यूएसएसआर ये बोल के निकल गया था दैट इट इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्रदर एंड फ्रेंड। ब्रदर कौन? चाइना। फ्रेंड कौन? इंडिया। तो जो उनका ब्रदर एंड फ्रेंड का सिंड्रोम है, इससे ये क्लियर है कि अगर कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट इंडिया और चाइना के बीच में होगा तो रशिया इंडिया के लिए नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। वो चाइना के अगेंस्ट इंडिया के लिए नहीं आएंगे। फिर इस फोरम में अननेसेसरली बिना किसी लिवरेज के बातचीत करने का मतलब क्या था? रशिया ने अपना इंक्लाइनेशन क्लियर कट चाइना की ओर दिखाना शुरू कर दिया आफ्टर फरवरी 2022, क्योंकि चाइना ने भी वन हैंडेडली सपोर्ट किया है रशिया को इन दिस वॉर। रशिया लीगली ऑब्लाइज्ड हो चुका है कि वो चाइना की साइड ले अगर कोई भी फ्यूचर शोडाउन होता है इंडिया और चाइना के बीच में। तो अभी तक तो वो कम से कम न्यूट्रल रहे हैं, लेकिन अब पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो चाइना को सपोर्ट कर दे, जिस तरीके से चाइना ने सपोर्ट किया है रशिया को यूक्रेनियन वॉर में। इसीलिए इंडिया ने भी बैलेंस आउट करने की कोशिश की, लेकिन इंडिया ने वैसे तो सपोर्ट नहीं किया है जैसे चाइना ने खुल के किया है।
इस पूरी बातचीत में रशिया ने यह एग्री किया कि हाँ वो वॉर खत्म कर देंगे, और चाइना ने भी कहा कि वो जो डिसएंगेजमेंट है उसे करेंगे, जो पूरा एरिया है इंडिया के साथ जो उनका कॉन्फ्लिक्ट है। यहां पर देखिए जो चेंजेस हैं उनको बेटरमेंट की ओर ले जाने की आवश्यकता है, ये तो सच्चाई है। लेकिन चाइना इस पूरी ग्रुपिंग को ऑक्यूपाई करने की लगातार कोशिश कर रहा है। इंडिया में जो ये पूरी मीटिंग हुई है ब्रिक्स की, उसमें 5 देश तो रहे ब्रिक्स के, फर्दर उसने 13 और देशों को इन्वाइट किया बैकडोर से हाई लेवल डायलॉग्स में बातचीत करने के लिए, ये कह के कि ग्लोबल डेवलपमेंटल फोरम पे अगर हमें जाना है तो हमें अन्य देशों के साथ भी इंगेजमेंट लेना होगा। ये ऐसे ही देश हैं जिनके साथ चाइना की बहुत अच्छी बनती है। चाइना कहीं ना कहीं चाहता है कि ब्रिक्स को एक्सपेंड किया जाए, और वो कई सारे देशों को इसका हिस्सा बनाना चाहता है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। जबकि चाइना ने कभी भी इंडिया की मेंबरशिप को लेकर अपना उत्साह नहीं दिखाया है एपेक में, जबकि इंडिया एक लिबरलाइज्ड इकोनॉमी बन चुकी है और इंडिया एपेक का हिस्सा हो सकती है। लेकिन चाइना ने कभी भी इंडिया की मेंबरशिप को एपेक में एडवोकेट नहीं किया। एज वी वर सेइंग अर्लियर कि हाँ, ब्रिक्स एक ग्रुपिंग की तरह काम कहां करता है। चाइना ब्रिक्स को अपने बीआरआई के एक्सटेंशन के तौर पे देखता है कि हाँ उसे इसका फायदा मिल जाएगा अपने बीआरआई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को एक्सपेंड करने के लिए। जबकि श्रीलंका का एक्सपीरियंस दिखाता है कि चाइना ने किस तरीके से स्ट्रेटेजिकली श्रीलंका को डेट में डाल दिया, और फिर उसके रेस्क्यू के लिए कई सारे देशों को सामने आना पड़ा, इंक्लूडिंग इंडिया। यह तो मामला हो गया ब्रिक्स का कि ब्रिक्स किस तरीके से चाइना के द्वारा हाईजैक किया जा रहा है, ब्रिक्स से जो आउटकम मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं, और इंडिया ब्रिक्स का लेवरेज नहीं ले पा रहा है। ये सारी बातें तो हमें ब्रिक्स से समझ में आ रही हैं। G7 का हालचाल ले लेते हैं। G7 की जो मीटिंग रही उसमें इंडिया की प्रेजेंस कोई रेयर बात नहीं है। जर्मनी ने इंडिया को इन्वाइट किया, जबकि ऐसा लग रहा था कि इंडिया ने जिस तरीके से यूक्रेन के मुद्दे पर रशिया को फेवर किया है, या इंडिया में जो आरोप लगते हैं माइनॉरिटी राइट्स को लेकर, ह्यूमन राइट्स को लेकर, इसके चलते हो सकता है इंडिया को इन्वाइट ना किया जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जर्मनी ने इंडिया को इन्वाइट किया, जो बवेरिया में जून 26 से 28 के बीच में G7 की समिट हुई। उसमें G7 ने अपना खुद का स्टेटमेंट दिया यूक्रेन को लेकर, लेकिन इंडिया इस प्रकार के स्टेटमेंट से दूर रहा। इंडिया ने अन्य सारे मुद्दों पे बातचीत करने की कोशिश की, लाइक एनवायरमेंट, एनर्जी, क्लाइमेट, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ, जेंडर इक्वलिटी एंड डेमोक्रेसी। लेकिन इन सब बातों का मतलब था नहीं। क्यों? क्योंकि G7 की ये पूरी मीटिंग लगभग प्री ऑक्यूपाइड थी रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर। अदर इश्यूज को रेयरली ट्रीट किया गया, मतलब वो बिल्कुल किनारे ही रहे। सैंक्शंस की बात की जाए तो जब तक सारे देश शामिल नहीं होंगे सैंक्शंस इफेक्टिव होंगे नहीं। यहां केवल मामला इंडिया का नहीं है, यूरोपियन नेशंस को प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो सैंक्शंस फॉलो करें, जबकि वो उनके खुद के इंटरेस्ट में नहीं है। ये ले देकर एक वॉर समिट रही, जहां पे रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर मेजरली बात की गई, बाकी सारे मुद्दे तो किनारे हो गए। फर्दर रशिया के साथ एनर्जी सप्लाईज को ब्लॉक करने की बात की गई, जर्मनी के लिए, फ्रांस के लिए, जापान के लिए, बाकी देशों के लिए, जबकि ये उनके खुद के इंटरेस्ट में नहीं है। इंडिया ने अपॉर्चुनिटी गेन करने की कोशिश की कि हम बाकी वर्ल्ड लीडर्स के साथ बातचीत करेंगे, लेकिन इंडिया के ऊपर भी कुछ तंजे ही कसे गए कि क्वाड मेंबर होने के बावजूद इंडिया ने रशिया के एक्शंस को यूक्रेन में कंडेम नहीं किया, उसका विरोध नहीं किया। तो यहां पर अगर आप ओवरऑल इवैल्यूएशन करते हैं ब्रिक्स का और G7 का, तो आपको यह समझ में आएगा कि ब्रिक्स और G7 जिस तरीके से मिले, जिस तरीके से बातचीत हुई, कोई ग्लोबल एजेंडा नहीं बनाया गया, कोई कॉमन इंटरेस्ट की बातचीत नहीं की गई। ब्रिक्स में चाइना ने अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने की कोशिश की और G7 प्री ऑक्यूपाइड रहा रशियो यूक्रेन वॉर को लेकर। राइटर यही कहते हैं अभी जो प्रेजेंट का सिनेरियो है उसमें ये मल्टीलैटरल अरेंजमेंट वर्क कर नहीं रहे हैं। बल्कि आप देखिए कि जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जाते हैं यूएई की मीटिंग पर तो उनको एक ग्रैंड वेलकम मिलता है। वहां कुछ घंटों की जो बातचीत थी वो G7 की पूरी बैठक से ज्यादा फ्रूटफुल साबित हुई, ज्यादा प्रोडक्टिव बातचीत वहां हो पाई इन दोनों समिट्स के कंपैरिजन में। तो वो यही कहना चाहते हैं कि बायलैटरल एंगेजमेंट ज्यादा फायदेमंद है। जो मल्टीलैटरल निगोशिएशंस हैं वो दिन ब दिन डिफिकल्ट होते जा रहे हैं, बिकॉज ग्लोबल सिचुएशन बहुत ही कैओटिक बनी हुई है, जहां पे संघर्ष चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम ज्यादा लेवरेज ले पाएं, ज्यादा बेनिफिट्स अटेन कर पाएं इंटरनेशनल लेवल पे, तो हमें बायलैटरल सिनेरियो में जाना होगा पोटेंशियल अलाइज के साथ बातचीत करने के लिए। तो ये तो पूरा मामला रहा मल्टीलैटरलिज्म और बायलैटरलिज्म पे। उम्मीद करते हैं ये आर्टिकल आपने समझा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया में डायरेक्ट न्यूट्रिशन इंटरवेंशंस के बारे में है। जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। यहां पर देखिए प्री कॉन्सेप्शन न्यूट्रिशन, इसका मतलब ये होता है कि जब कोई महिला प्रेगनेंसी में नहीं गई होती उसके पहले उसे क्या न्यूट्रिशनल नीड्स चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए ना कि आपकी बॉडी कितनी हेल्दी हो कि आप प्रेगनेंसी की सिचुएशन में जाएं। मैटरनल न्यूट्रिशन और चाइल्ड फीडिंग की जो प्रैक्टिसेस हैं पहले 1000 दिनों में वो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, मां के लिए भी जरूरी होते हैं।
इंडिया 75th एनिवर्सरी ऑब्जर्व करने वाला है इंडिपेंडेंस की। हमने कई सारे फील्ड्स में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट अटेन किया है, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, एंशिएंट ट्रेडिशनल और सिविलाइजेशनल जो डेवलपमेंट्स हैं, नॉलेज बेस है, विजडम है, वेल्थ है, हम उस पर भी बातचीत कर रहे हैं। सब अच्छी बात है, लेकिन कुछ कंसर्निंग बातें भी हैं। इंडिया में चाइल्ड माल न्यूट्रिशन अच्छी स्थिति में नहीं है। 35.5% बच्चे स्टंटेड हैं। स्टंटेड होने का क्या मतलब होता है कि उनकी एज के हिसाब से हाइट नहीं है। फर्दर एक वेस्टिंग होता है जिसमें हाइट के हिसाब से वेट नहीं होता। ओबेसिटी आप जानते हैं, ओवरवेट या मोटापा। 67.1% बच्चे एनीमिक हैं, एनीमिया का शिकार है, मतलब हर 3 में से 2 बच्चा एनीमिया का शिकार है। 68.2% अंडर 5 चाइल्ड मोर्टेलिटी के लिए यही दोनों रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। न्यूट्रिशनल हेल्थ अच्छी नहीं है। फर्दर लर्निंग कैपेसिटी उससे प्रभावित हो जाती है। अगर बच्चे का बचपन में ही न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, वो हेल्दी नहीं है, तो वो अच्छे से एजुकेशन अवेल नहीं कर पाता, उसका स्कूल परफॉर्मेंस बहुत पुअर होता है। जब वो बड़ा होता है तो उसके पास लाइवलीहुड के इनफ मीन्स नहीं आ पाते, क्योंकि वो अच्छे से अर्निंग नहीं कर पाता। फर्दर आने वाले समय में वो कई सारी बीमारियों का भी शिकार हो जाता है, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन या ओबेसिटी। तो आपने देखा कि बच्चा जब बचपन में इन प्रॉब्लम्स का शिकार होता है तो इससे उसका पूरा जीवन प्रभावित हो जाता है। अच्छी न्यूज ये है कि सरकार ने कई सारे प्रयास किए हैं। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, फर्दर रीब्रांडिंग की गई प्राइम मिनिस्टर्स ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन को, जिसे पोषण अभियान कहा जा रहा है। इसके माध्यम से वुमेन, चिल्ड्रन और एडोलसेंट गर्ल्स में हम माल न्यूट्रिशन को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। पोषण अभियान का पोषण 2.0 लाया गया, जहां पे और इसेंशियल न्यूट्रिशनल इंटरवेंशंस की बातचीत की गई कि हम और बढ़िया से काम करेंगे। अगर आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा देखें तो आपको कुछ बढ़िया बातें समझ में आएंगी। ये डेटा वगैरह काम आता है आंसर में, पॉइंट्स को सब्सटेंशिएट करने में, जस्टिफाई करने के लिए आपको मीन्स में जरूरी होता है कि आपके पास कुछ डेटा फैक्ट हो। तो ये आर्टिकल्स आपको ऐसा डेटा दे देते हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि जो 2019 से 21 का 5वां नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो डेटा आया, उसका कंपैरिजन करते हैं चौथे सर्वे से। तो जो एंटीनेटल सर्विस अटेंडेंस है, जो सर्विसेज दी जाती हैं बिफोर बर्थ मदर को, वो पहले 58.6% थी, वो बढ़ के 70% हो गई। बढ़िया बात है। वुमेन जिनके पास अपना खुद का सेविंग बैंक अकाउंट है, वो पहले 63% थी, अभी 78% हो गई। बहुत पॉजिटिव है। वुमेन जिनके पास अपना खुद का मोबाइल फोन है और वो उसे खुद ही यूज करती हैं, वो पहले 45.9% था, वो 54% हो गया। ऐसी महिलाएं जिनकी शादी 18 साल से कम उम्र में कर दी जाती थी, वो 26.8% थी, वो घट के 23% हो गया। ये बहुत बढ़िया बात है। वुमेन जो 10 या उससे अधिक साल की स्कूलिंग अटेन कर पाती हैं, वो पहले 35% थी, अभी 41 हो गया। और क्लीन फ्यूल कुकिंग के लिए जो अवेलेबिलिटी है, वो पहले 43.8% वुमेन के पास थी, अब वो 68.6% वुमेन के पास हो गई। देखिए कितने बढ़िया आउटकम्स हमें मिले हैं, ये जो अभी रिसेंट सर्वे आया है। लेकिन अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि प्रोग्रेस में कुछ जगहों पर न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन की अभी भी कमी है। प्री कॉन्सेप्शन न्यूट्रिशन, मैटरनल न्यूट्रिशन, और जो बच्चे होते हैं 1 साल से कम उम्र के इन्फेंट्स, उनमें जो चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिस है उसमें भी दिक्कत है। 20% से 30% जो अंडर न्यूट्रिशन है, वो पहले 6 मंथ में देखा जाता है बच्चे के। जबकि समझिए कि पहले 6 महीने में तो बच्चे को केवल ब्रेस्ट फीडिंग करवानी होती है, मां का दूध पिलाना होता है, और तब भी बच्चा अंडर नरिश्ड है। कारण क्या है? क्योंकि ना तो मैटरनल न्यूट्रिशन केयर अच्छी तरीके से दिया जा रहा है इन्फेंट्स को, और ना ही इसमें कोई डिजायर्ड इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। इसके लिए राइटर का यह कहना है कि हमें एक मैटरनल न्यूट्रिशन पॉलिसी चाहिए, उसके बाद ही हम यहां पर कुछ बढ़िया कर पाएंगे। देखिए, पॉलिसी जो हमें इन्फेंट्स के लिए चाहिए, वहां पर हमें यंग चाइल्ड फीडिंग के लिए भी पॉलिसी पर ध्यान देना होगा। इसके लिए हमें कमर्शियल मिल्क को बैन करना होगा, जो इन्फेंट्स को दिया जाता है, फीड किया जाता है, घोल के पिलाया जाता है, पाउडर वाला दूध भी आप कहते हो इसको। फर्दर जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है, EBF, हमें उस पर भी फोकस करना होगा। चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन पहले 3 महीनों में बहुत हाई है, मतलब उस समय जब बच्चे को केवल मां का दूध पीना है तब भी वो अंडर नरिश्ड है। तो कारण क्या है? इसका रीजन ये है कि अवेयरनेस की कमी है। हमें देखिए, एक और बात है कि आप अर्बन एरियाज में जाइए जहां पे लोग पढ़े लिखे हैं, वहां पे भी बच्चे अंडर नरिशमेंट का शिकार हैं। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस है नहीं कि बच्चे को केवल मां का दूध चाहिए, उतने में वो इनफ उसको न्यूट्रिशन मिल जाता है। तो हमें अवेयरनेस फैलानी होगी, बच्चे को कैसे पकड़ना है, कैसे मैनुअली जो ब्रेस्ट होता है उसमें से दूध को एम्पटी करना है, ये सभी चीजें अवेयर करके सिखानी होंगी।
हमें देखना होगा कि पहले 1000 दिन उन्हें ऑप्टिमम न्यूट्रिशनल चीजें मिल जाएं। एक क्वेश्चन और भी रेज किया जाता है कि जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है आईसीडीएस, जहां पे आंगनबाड़ी का पूरा इंस्टीट्यूशन डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत, क्या वो वास्तव में एक अप्रोप्रिएट मैकेनिज्म है? क्या वो माताओं तक अच्छे से पहुंच पाती है? क्या इसका कोई अल्टरनेटिव तरीका नहीं होना चाहिए कि हम बढ़िया से सर्विसेज दे पाएं? इसका एक विकल्प राइटर बताते हैं, टेक होम राशन पैकेट्स जो पीडीएस के थ्रू महिलाओं को दे दिए जाएं। फर्दर जो आईसीडीएस वर्कर्स हैं उन्हें टाइमली काउंसलिंग भी दी जाए कि वो मैटरनल और चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस को लेकर महिलाओं को ज्यादा अच्छे से अवेयर कर पाए। टॉपिक को कंक्लूड करें तो हमें आउट ऑफ बॉक्स जाके सोचना होगा इस पूरी प्रॉब्लम को इवेल्युएट करते हुए। 1970s में जो चाइल्ड न्यूट्रिशन या मैटरनल न्यूट्रिशन के लिए पॉलिसीज बनाई गई थी वो आज भी फॉलो हो रही है 50 साल बाद। हमें इसमें बदलाव करने ही होंगे। मास मीडिया टीवी शोज को भी लोगों को अवेयर करना होगा कि पहले 1000 दिन बहुत जरूरी है बच्चे के लिए और उसमें क्या क्या किया जाए। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो राइट इंटेंट कंफ्यूजिंग कंटेंट को लेकर है, जहां पर हम जो ई वेस्ट है उस पर बात करेंगे। आप इस टॉपिक को जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से कनेक्ट कर सकते हैं। पिछले महीने जो ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स है उनको लगभग 1 दशक पूरा हो गया। इसमें कई बार अमेंडमेंट्स किए गए और जो लेटेस्ट अमेंडमेंट की बातचीत है उसके लिए अभी ड्राफ्ट प्रपोज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के द्वारा। इसमें स्पेशल फोकस किया गया है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि ईपीआर के ऊपर। क्या है ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी? इसका मतलब ये है कि अगर किसी कंपनी ने ई वेस्ट जनरेट किया है, आपने फ्रिज रेफ्रिजरेटर बनाया है, तो वो बाद में कचरे में परिवर्तित हो जाएगा। उस कचरे को रिसाइकिल कौन करेगा? आप करेंगे, क्योंकि आपने ही उसे प्रोड्यूस किया है। ये मतलब है जिस कंपनी ने किसी चीज को बनाया है, किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को, उसे रिसाइकिल करने की जिम्मेदारी भी उसी कंपनी की होगी। इसे ही कहा जाता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक मेजर चेंज जो इंट्रोड्यूस किया गया ई वेस्ट रिसाइकलिंग सर्टिफिकेट्स को लेकर, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप रिसाइकलिंग करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और अगर किसी ने रिसाइकलिंग नहीं करी है तो वो या तो सर्टिफिकेट खरीदे या पेनल्टी भरे। ड्राफ्ट रूल्स में यह कहा गया कि 2023 तक जो भी ई वेस्ट कंपनीज प्रोड्यूस करती हैं उन्हें उसका 60% रिसाइकिल करना होगा। पॉइंट टू बी नोटेड है, रिसाइकिल करना होगा। इनिशियली जो फोकस था, इसके पहले जो फोकस था वो कलेक्शन पे था कि आप कलेक्ट करोगे जो भी आप ई वेस्ट जनरेट कर रहे हो। यहां पे टारगेट रिसाइकलिंग का दे दिया गया है, जो अपने आप में काफी टफ टारगेट है। कलेक्ट करना आसान काम था, रिसाइकलिंग करना इतना आसान नहीं है। अब देखिए, रिसाइकलिंग की जब हम बात करते हैं तो ये क्यों बहुत टफ काम है, रिसाइकलिंग क्यों एक अनरियलिस्टिक टारगेट के तौर पे 60% में आ गया है। पहली बात तो लार्ज स्केल पे जो रिसाइकलिंग की जाती है वो भारत में अभी भी बहुत एडवांस स्टेज में है नहीं। इनफॉर्मल सेक्टर में लार्जली ये काम हो रहा है। हमारे पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, अनसेफ टेक्नोलॉजी से हम इस प्रकार की रिसाइकलिंग करते हैं। फिर 2022-23 तक हम 60% रिसाइकलिंग का टारगेट दे रहे हैं। ये क्या टू ऑप्टिमिस्टिक नहीं है? क्या हम उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहे? दूसरी बात यह है कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कलेक्टर्स हैं, डिसमेंटलर्स हैं, जो इस दिशा में पहले से काम कर रहे हैं, उनके ऊपर इस ड्राफ्ट में कोई बातचीत नहीं की गई है। कुछ लोग पहले से हैं ना जो रिसाइकलिंग का काम कर रहे हैं, उनका क्या? वो ईपीआर फ्रेमवर्क के भीतर आते हैं कि नहीं आते हैं? ड्राफ्ट बिल्कुल चुप है। अगली बात कि इनफॉर्मल सेक्टर, जिसमें मेजरली ई वेस्ट को प्रोसेस इंडिया में किया जा रहा है अभी तक, उसको लेकर इसमें कुछ खास बातचीत है नहीं। इसके पहले जो भी ड्राफ्ट ई वेस्ट पॉलिसीज आई उसमें मेन बात यह होती थी कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है, जो ई वेस्ट को रिसाइकिल कर रहा है, उसे फॉर्मल सेक्टर में लेकर आए। लेकिन अभी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई कि ये आप देख लो, हम तो इन कंपनीज को काम दे रहे हैं कि आपने कचरा पैदा किया है, आप इसे रिसाइकिल करो। तो स्टेट्स ये कर पाएंगे कि नहीं, ये भी क्वेश्चन वाली बात है। आप यूरोपियन कंट्रीज का एक्सपीरियंस लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि रिसाइकलिंग को मॉनिटर करना बहुत मुश्किल है। कलेक्शन आप मॉनिटर कर सकते हो, लेकिन रिसाइकलिंग मॉनिटर करना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। कैसे मुश्किल है मैं भी आपको समझाता हूं। आपने कहा 60% रिसाइकलिंग होनी चाहिए। 60% क्या? वेट के हिसाब से, या आपने आइटम्स में उसको क्लासिफाई किया है कि हर आइटम 60% होना चाहिए रिसाइकिल? क्योंकि देखिए, अलग अलग आइटम को रिसाइकिल करने के लिए टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं। जैसे प्लास्टिक, कॉपर, ग्लास, आप इसको आसानी से रिसाइकिल कर लोगे, इसका वेट भी मिल जाएगा। लेकिन जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं, उनको रिसाइकिल करने में ज्यादा टेक्नोलॉजी चाहिए, ज्यादा एफर्ट्स चाहिए, ज्यादा खर्चा आएगा। तो अगर उन्हें 60% वेट के हिसाब से मीट करना है, तब तो वो प्लास्टिक, कॉपर और ग्लास रिसाइकिल करके फुर्सत हो जाएंगे, और जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं वो रिसाइकिल करेंगे ही नहीं। तो आपने क्या प्रावधान किया है, क्या करवाना चाहते हो आप? अलग अलग मेटल्स के लिए आपने ये 60% रखा है या ओवरऑल वेट रख दिया है? इसे एग्रीगेट वेट कहा गया है। तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, तो कंफ्यूजन होगी कि नहीं होगी?
एक मेजर चेंज ये किया गया है कि स्टीयरिंग कमेटी बनाएंगे जो ये देखेगा कि ये जो रिसाइकलिंग वाला पूरा प्रोसेस है उसका इंप्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग और सुपरविजन बढ़िया से हो। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें कुछ बहुत पॉजिटिव बातें ये हैं कि प्रोडक्ट वाइज कन्वर्जन फैक्टर रखा गया है। मतलब हर चीज को रिसाइकिल करने में खर्चा अलग अलग आता है ना। रेयर अर्थ मेटल्स को आप रिसाइकिल करोगे, ज्यादा खर्चा आएगा, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। तो आपने जो रिसाइकलिंग करी है उसके लिए जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो कितनी कीमत का होगा, उसे डिसाइड करने का काम ये स्टीयरिंग कमेटी करेगी। फर्दर कंपनसेशन कितना मिलना है, डिस्प्यूट्स को कैसे रिजॉल्व किया जाए, सारे काम स्टीयरिंग कमेटी को ही दे दिए गए हैं। रेगुलेशंस को सही तरीके से इंप्लीमेंट करवाने की जिम्मेदारी भी इसी कमेटी के पास है। देखिए, जो इस प्रकार का इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है वो सर्टेनिटी तो देता है कि ये पूरी पॉलिसी अच्छे से इंप्लीमेंट हो जाएगी, लेकिन इसमें रिप्रेजेंटेशन की अभी भी कमी है। रिप्रेजेंटेशन की कमी की अगर हम बात करते हैं तो वो ये है कि जो रूल्स हैं उसमें सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उन्हें ही इस कमेटी का चेयरपर्सन भी बना दिया गया है। अब ये एक लूप होल है, समझिए। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी और बाकी के जो प्रोड्यूसर्स एंड रिसाइकलर्स हैं उन्हें इस कमेटी में किसी भी प्रकार का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो ये बॉडी अंडर रिप्रेजेंटेड है, ये कहा जा रहा है। ड्राफ्ट ई वेस्ट रूल्स में कुछ बहुत ही पॉजिटिव बातें हैं, जैसे ई वेस्ट की डेफिनेशन को एक्सपेंड किया गया, ज्यादा स्पेसिफाई किया गया पेनल्टीज एंड वायलेशंस को, अच्छी तरीके से इन्वायरमेंटल कंपनसेशन फंड बनाकर उसमें पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल पे पैसे डालने की बात की गई। पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल्स का मतलब यह है कि आपने पोल्यूशन फैलाया है तो आप उसको पे करोगे। और इनफॉर्मल वेस्ट वर्कर्स को भी इसमें रिकॉग्नाइज किया गया। ये सारी बहुत पॉजिटिव बातें हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ईपीआर फ्रेमवर्क, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया है वही उसे रिसाइकिल करे, अगर हम चाहते हैं कि अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट हो तो हमें सभी स्टेक होल्डर्स को इसमें इन्वॉल्व करना होगा, तभी हम इसे अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो ये तो पूरा मामला रहा रिसाइकलिंग वाला। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल स्पेस सस्टेनेबिलिटी के बारे में है। क्या मामला है स्पेस सस्टेनेबिलिटी का? इसका मतलब साफ है कि स्पेस में हम कई सारे सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, कई सारी तरीके की जो डिवाइसेस हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो स्पेस में भेजे जा रहे हैं रिसर्च पर्पस से। स्पेस भरता चला जा रहा है, जो ऑर्बिट्स हैं अर्थ के चारों ओर वो क्राउडेड होते चले जा रहे हैं। हम स्पेस का इस्तेमाल कैसे करें कि आने वाले समय में स्पेस इस तरीके से ना कन्वर्ट हो जाए कि हम रिसर्च पर्पस से उसका इस्तेमाल कर ही ना पाए। तो स्पेस का यूज सस्टेनेबल पर्पस से किया जाना, इसे ही कहा जाएगा स्पेस सस्टेनेबिलिटी। आप इसे जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है। देखिए, 23 जून में यूके ने होस्ट किया चौथा समिट स्पेस सस्टेनेबिलिटी का लंदन में। यहां पर उनका कोलैबोरेशन रहा सिक्योर वर्ल्ड फाउंडेशन के साथ। यूके का जो नेशनल स्पेस स्ट्रेटजी है, जिसे वहां के मिनिस्टर ऑफ साइंस जॉर्ज फ्रीमैन ने फ्रेम किया, उन्होंने अनाउंस किया एक न्यू प्लान फॉर स्पेस सस्टेनेबिलिटी। ये सारी बातें यूके की चल रही हैं, लेकिन इसे आप एग्जाम्पलीफाई कर सकते हो अगर आप मीन्स में लिखने का मौका मिले तो। उनके अकॉर्डिंग हमें ग्लोबल कमर्शियल फ्रेमवर्क तैयार करना होगा। कैसे हम लाइसेंस देंगे कमर्शियल सैटेलाइट्स को कि वो स्पेस में कचरा ना फैलाएं या स्पेस को नुकसान ना पहुंचाएं। देखिए, एक उद्देश्य यह भी है कि कॉस्ट को कम किया जाए। अगर हम स्पेस को सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं स्पेस डेब्रिस कम हो, तो उसे कम करने के लिए हमें ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी जो ज्यादा खर्चीली ना हो। क्योंकि अगर बहुत खर्चा आएगा स्पेस का कचरा हटाने में तो कोई क्यों हटाएगा, लेकिन सस्ता होगा तो लोग काम करेंगे। तो इस दिशा में भी बातचीत की गई। हमें मिशंस की, देखिए एक बात यहां पे समझिए कि स्पेस क्यों वल्नरेबल होता चला जा रहा है। पहले स्पेस में मिशन लॉन्च करना बहुत मुश्किल था। यूएसए यूएसआर के बीच में स्पेस रेस चलती थी कोल्ड वॉर के दौरान। अब स्पेस रेस रह कहां गई? क्योंकि स्पेस मिशंस की कॉस्ट बहुत कम हो गई है और नंबर ऑफ लेयर्स बहुत इंक्रीज हो गए हैं। मिशंस की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी जरूर है, लेकिन अब इन मिशंस को कंडक्ट करना उतना मुश्किल नहीं जितना कोल्ड वॉर के एरा में था। तो इसलिए ज्यादा स्पेस में इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया है। अब इन्वॉल्वमेंट बढ़ने के साथ कई तरीके के खतरे आ गए हैं। बड़े बड़े कॉन्स्टलेशंस तैयार किए जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स सैटेलाइट्स के, जैसे जीपीएस के लिए, या इंडिया ने जो अपना नाविक लॉन्च किया है, बाकी देशों के भी जो बैडू हैं, इन सब में ये जो उनका नेविगेशन सिस्टम होता है उसमें सैटेलाइट्स के कॉन्स्टलेशंस जाते हैं। कई सारे सैटेलाइट आपस में कनेक्ट होकर काम करते हैं। अब इतने सारे सैटेलाइट्स अगर आप भेज रहे हैं ऑर्बिट में, तो उनके कोलिजन का खतरा रहता है, वो आपस में टकरा सकते हैं। फर्दर रेडियो फ्रिक्वेंसी में इंटरफेरेंस का खतरा रहता है। यह माना जाता है कि जो आउटर स्पेस है वो नेचुरल रिसोर्स इस प्रकार का है जो सभी के लिए है, कॉमन है। यूनाइटेड नेशंस कमेटी ऑन पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस 2019 में इन्होंने 21 वॉलंटरी और नॉन बाइंडिंग गाइडलाइंस को अडॉप्ट किया, जिसके माध्यम से ये इंश्योर करने की कोशिश की गई कि जब आप स्पेस की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो एक्टिविटीज ऐसी ना हो जो स्पेस को नुकसान पहुंचाएं। एक बहुत हॉट इशू है
ऑर्बिटल क्राउडिंग का। ऑर्बिटल क्राउडिंग का मतलब यह है कि स्पेस अर्थ के आपने एक ऑर्बिट में बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च कर दिए हैं, वो सैटेलाइट घूमे जा रहे हैं घूमे जा रहे हैं, सीधा थ्रेट है मिशन की सेफ्टी पे, ये आपस में कोलाइड कर सकते हैं, आपस में टकरा जाएंगे। फर्दर अगर टकरा गए तो कौन जिम्मेदारी लेगा? लीगल और इंश्योरेंस रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स भी आएंगे, इश्यूज भी आएंगे। फर्दर स्पेस डेब्रिस भी क्रिएट हो रहा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट इशू है, प्रोमिनेंट इशू है स्पेस डेब्रिस। स्पेस डेब्रिस का क्या मतलब है? अच्छा, पोएम प्लेटफॉर्म के बारे में आप जानते हैं? अभी 2 तारीख को प्रीलिम बूस्टर में मैंने पोएम प्लेटफॉर्म को डिस्कस किया था। वहां पे हमने चर्चा की थी कि जैसे पीएसएलवी जा रहा है तो पीएसएलवी 4 स्टेज में होता है। जो चौथा स्टेज है वो जाके सैटेलाइट को ऑर्बिट में लॉन्च करेगा, लेकिन जो चौथा स्टेज सैटेलाइट को ऑर्बिट में लॉन्च कर देगा उसके बाद वो चौथा स्टेज वर्थलेस हो जाएगा। मतलब लॉन्च करने के बाद वो कचरा बन गया, वो अर्थ पे वापस नहीं आ सकता, वो उसी ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहेगा। कितने सारे सैटेलाइट लॉन्च हो रहे हैं और कितने सारे जो सैटेलाइट्स हैं वो अपना काम कंप्लीट कर लेने के बाद डमी हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। ये सब ऑर्बिट में घूम रहे हैं, ये स्पेस डेब्रिस बन चुके हैं, कचरा बन चुके हैं। एक तो वो सैटेलाइट जो खराब हो गए, वो जिन्होंने अपना काम पूरा कर लिया, लाइफ साइकिल कंप्लीट कर ली, और सैटेलाइट्स को जब प्लेस किया जाता है ऑर्बिट में तो उनको प्लेस करने के लिए जो पार्ट ऑफ मिसाइल जो रॉकेट है, पार्ट ऑफ रॉकेट है जो जाता है, वो भी स्पेस डेब्रिस बन जाता है। देखिए पोएम जो प्लेटफॉर्म है उसमें हम पीएसएलवी के चौथे स्टेज को ही एक स्टेबलाइज प्लेटफॉर्म के तौर पे इस्तेमाल करने का प्लान बना रहे हैं ताकि हम स्पेस डेब्रिस कम कर सकें। तो ये हमने डिस्कशन किया था। तो कुल मिला के स्पेस डेब्रिस बढ़ता चला जा रहा है, एक तो क्राउडिंग हो रही है, दूसरा डेब्रिस बढ़ रहा है। अब इस तरीके से स्पेस का जो ऑर्बिट है वो क्राउड होगा तो मिशन खतरे में पड़ेगा, जैसा हमने पहले चर्चा किया। अगर हम चाहते हैं ऐसा ना हो तो हमें एंड ऑफ लाइफ प्रोटोकॉल मिशन के लिए जो भी स्पेस मिशन जाते हैं उनका रखना होगा कि मान लीजिए आपने एक सैटेलाइट लॉन्च किया और सैटेलाइट की जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट हो गई, तो आप क्या करोगे? सैटेलाइट का छोड़ दोगे उसी ऑर्बिट में, वो चक्कर लगाता रहे, बाकी के सैटेलाइट से टकरा गया तो नहीं। या तो आप ऐसा मैकेनिज्म ऑप्ट करिए कि आप उसे एक डिफरेंट ऑर्बिट में भेज दीजिए, एक नेक्स्ट ऑर्बिट में आप उसको ट्रांसफर कर दीजिए, जिसे ग्रेवयार्ड ऑर्बिट कहा जाता है। वो दूसरे ऑर्बिट में चक्कर लगाए, उस ऑर्बिट में कोई लाइव सैटेलाइट नहीं है, उसमें केवल ऐसे सैटेलाइट्स ही हैं जिन्होंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। दूसरा, या तो आप उसे लो एल्टीट्यूड पे डाल दीजिए कि वहां पे वो किसी अन्य सैटेलाइट से टकराए नहीं, ये करिए। लेकिन ध्यान दीजिए कि ये भी कोई सस्टेनेबल सॉल्यूशन तो है नहीं, मतलब कुल मिला के आप स्पेस में कचरा तो फैला ही रहे हैं। सोलर और मैग्नेटिक स्टॉर्म्स आते रहते हैं, वो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को डैमेज कर देते हैं। जो स्पेस वेदर के थ्रेट्स हैं उन्हें भी हमें एड्रेस करना होगा। फर्दर जो टेरेस्ट्रियल कार्बन फुटप्रिंट है स्पेस मिशंस के लिए, टेरेस्ट्रियल कार्बन फुटप्रिंट का मतलब ये होता है कि आपने एक स्पेस मिशन लॉन्च किया तो उसके लिए आपने कितना कार्बन का एमिशन किया। इसके लिए यूके प्लान बना रहा है। यूके ने एस्ट्रो कार्टा का एक प्लान बनाया है। मैग्ना कार्टा आप जानते हो 1215 में साइन किया गया था, जहां पे वहां के राजा ने वहां के नोबल्स को कुछ राइट दिए थे और राइट्स की शुरुआत मानी जाती है मैग्ना कार्टा 1215। उसी की तर्ज पे एस्ट्रो कार्टा की बात की है यूएसए ने। ये आर्टेमिस अकॉर्ड मॉडल पे तैयार किया जाएगा। आर्टेमिस अकॉर्ड 2020 में साइन किया गया था, जिसमें यह बात की गई थी कि कैसे हम स्पेस में जो एक्सप्लोरेशंस किए जा रहे हैं वो सस्टेनेबल बनाएं। उसी के मॉडल पे एक्स्ट्रा जो एस्ट्रो कार्टा है उसको यूके डेवलप कर रहा है। इसमें 4 प्राइमरी एलिमेंट्स पे बातचीत की गई है, जैसे कि रिव्यू और रेगुलेट किया जाए, मतलब जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उनको रिव्यू किया जाए यूके की ऑर्बिटल एक्टिविटीज को लेकर। यूके अपनी जो भी एक्टिविटीज हैं उनको ऐसा बनाए कि उससे नुकसान ना हो स्पेस को। फर्दर वो G7 और यूएन जैसी एंटिटीज के साथ काम करेगा ताकि ग्लोबल लेवल पे एफर्ट्स किए जा सके। वो सेफ्टी और क्वालिटी रिलेटेड मैट्रिक्स भी तैयार करेगा ताकि स्पेस एक्टिविटीज सेफ रहे। और चौथा कि 6.1 मिलियन की फंडिंग को वो इंड्यूस करेगा ताकि स्पेस में से डेब्रिस को हटाया जा सके। ये 4 इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अब इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया कहां स्टैंड करता है स्पेस सस्टेनेबिलिटी में। इन स्पेस इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर को पिछले महीने इनॉग्रेट किया गया, जिसके माध्यम से प्राइवेट सेक्टर्स को फैसिलिटेट किया जाएगा कि वो स्पेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हों। कई सारे स्टार्टअप्स हैं भारत में जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं स्पेस में, जैसे कि अग्निकुल और स्काई रूट। ये लॉन्च व्हीकल्स बनाते हैं, छोटे पेलोड्स बनाते हैं। इसके अलावा एक और है ध्रुवा स्पेस, ये हाईटेक सोलर पैनल्स बनाते हैं जिनका इस्तेमाल सैटेलाइट्स में और सैटेलाइट डिप्लॉयर्स में किया जाता है। धीमे धीमे इंडिया में एक सब सिस्टम तैयार हो रहा है जहां पे प्राइवेट सेक्टर्स इन्वॉल्व होंगे सैटेलाइट लॉन्च में या फिर स्पेस एक्टिविटीज में। इंडिया का एक स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का जो एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट नेत्रा, वो स्पेस डेब्रिस को मॉनिटर करता है कि कहीं कोई एक सैटेलाइट या कचरा किसी सैटेलाइट से लाइव सैटेलाइट से टकराने तो नहीं वाला है। अप्रैल 2022 में इंडिया और यूएसए ने साइन किया एक नया पैक्ट कि वो स्पेस डेब्रिस को मॉनिटर करेंगे, जब 2+2 डायलॉग हुआ। फर्दर इन ऑर्बिट सर्विसिंग के लिए इसरो ने एक डॉकिंग एक्सपेरिमेंट भी किया है जिसे स्पेडेक्स कहा गया है। डॉकिंग एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, एक सैटेलाइट में कोई खराबी आ गई, उसे फ्यूल की नीड है, तो हम एक दूसरा जो
ऑब्जेक्ट है, स्पेस ऑब्जेक्ट है या सैटेलाइट है, हम उसे इसके साथ डॉक कर देंगे। डॉक करने के बाद हम उसको रिफ्यूल कर सकते हैं, या अगर कोई सर्विसिंग नीड है तो उसको सर्विस कर देंगे ताकि वो सैटेलाइट फिर से फंक्शनल हो जाए, बेकार ना होने पाए। यहां पर देखिए एक बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि कोई देश ये अकेले नहीं कर सकता, यहां पे इंटरनेशनल लेवल पे एफर्ट्स जरूरी होंगे। जैसे कॉपस है, यूनाइटेड नेशंस कमेटी ऑन पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस, या यूनोसा, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स। ये एंटिटीज जो ग्लोबल लेवल पे काम करती हैं, इनके एफर्ट्स कारगर साबित हो सकते हैं। यूके का जो एस्ट्रो कार्टा है, इसकी तर्ज पर और इनिशिएटिव्स दुनिया के अन्य देशों में भी लिए जाने चाहिए कि आप रेगुलेशंस तैयार करिए कि आप क्या करने वाले हैं। इंडिया ने हमेशा कॉस्ट इफेक्टिव और इफिशिएंट मिशंस तैयार किए हैं। स्पेस डेब्रिस जो आज फैला हुआ है, जो कचरा है, उसमें इंडिया का रोल बहुत कम है। ऐसा डेब्रिस जिसका साइज 10 सेंटीमीटर से बड़ा है, इसकी संख्या स्पेस में 25,182 है। इंडिया की ओर से इसमें महज 114 डेब्रिस हैं। मतलब इंडिया ने कुछ खास कचरा फैलाया नहीं है। तो इंडिया को चाहिए कि हम आगे ऐसी गाइडलाइंस तैयार कर लें कि हम स्पेस को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करें और कचरा ना फैलाएं। हमारे मिशन की प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ही अटमोस्ट लेवल की हो। तो ये सारा मामला स्पेस सस्टेनेबिलिटी का रहा। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। पीडीएफ आपको ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां पे जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू वेरी मच।